हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर को आज हम बहुत डिटेल में देखेंगे और इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर से पहले मैंने 9th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 भी करा दिया है और मैंने 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी को बहुत ही डिटेल में कराया है। ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं ये सभी मैंने कराई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता पर जाकर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर जिस भी क्लास की आपको एनसीईआरटी देखनी है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, ज्योग्राफी की 2 प्लेलिस्ट हैं, हिस्ट्री की 2 प्लेलिस्ट हैं और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की 2 प्लेलिस्ट है, क्योंकि पहले मैंने किसी चैप्टर को कराया है उसके बाद उसके एमसीक्यू कराए। ऐसे ही 6th, 7th, 8th क्लास की एनसीईआरटी कराई है, बिल्कुल सेम ऐसे ही मैं 9th और 10th की आपको ज्योग्राफी करा रही हूँ हाल फिलहाल में। आगे जब तक आपके एग्जाम होंगे मैं पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूंगी। पैटर्न मेरा यही रहेगा कि मैं पहले आपको थ्योरी कराऊंगी बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से, उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चैप्टर आपका संसाधन एवं विकास। देखो, संसाधन के बारे में आपने 8th क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ा होगा, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो। अगर नहीं भी देखी है तो आपने अगर 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है तो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 में हमने डिटेल में जाना था कि संसाधन क्या होता है। ठीक है, और कौन कौन से संसाधन होते हैं। ठीक है, जैसे जो सारी चीजें 8th क्लास में थी वही सारी चीजें और बड़ा करके यहाँ पर दे रखा है 10th क्लास की एनसीईआरटी में। तो संसाधन क्या होता है? संसाधन होता है प्रत्येक वह वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर रही है, वो क्या है? संसाधन है। प्रत्येक वह वस्तु जो प्रकृति में उपलब्ध है ना, जो प्रकृति हमें उपलब्ध करा रही है और हमारी आवश्यकता की पूर्ति को कर रही है, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम संसाधन। अब जैसे संसाधन कौन कौन से संसाधन होते हैं, अब हम देखो धूप का भी प्रयोग कर रहे हैं, सनलाइट का प्रयोग कर रहे हैं ना। कैसे? अगर सूर्य उदय ना हो तो चारों तरफ कैसा रहेगा? अंधेरा अंधेरा रहेगा, यानी कि हमें सूर्य की जरूरत है। तो सूर्य हमारे लिए प्रकाश भेज रहा है, इसलिए वो क्या है हमारे लिए? सौर जो सूर्य की जो किरणें आ रही है वो क्या है? हमारे लिए एक संसाधन है। हम पानी पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सारे काम हमारे पानी में होते हैं। तो पानी क्या है? हमारे लिए संसाधन है। जमीन पर रह रहे हैं, घर मकान जमीन पर बने हुए हैं, तो जमीन हमारे लिए संसाधन है ना। बहुत सारी चीजें हम घर में प्रयोग करते हैं, जैसे आपके घर में पलंग है, ठीक है, बेड है। बेड किससे बना है? लकड़ियों से बना है, तो लकड़ियां हमारे लिए संसाधन है ना। और आपके घर में फ्रिज है, कूलर है, एसी है, सारी चीज क्या है? ये संसाधन ही है ना। ये क्या है? संसाधन है। जो भी सारी चीज, जितनी भी सारी चीजें हैं, चाहे आपकी गैस है, सिलेंडर है, ये सब क्या है? ये आपके लिए संसाधन है। ठीक है, क्योंकि जो प्रकृति ने हमें कुछ खनिज दिए हैं, कुछ संसाधन दिए हैं, हम उन्हीं को ही जो मानव संसाधन है उसको क्या करता है? और ज्यादा डेवलप करके या उसका अच्छे से उत्पादन करके प्रयोग में लाई जाती हैं चीजें, है ना। देखो, मानव भी एक तरह का संसाधन है। आप कहेंगे मानव कैसे संसाधन है? मानव ऐसे संसाधन है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, कुछ भी हैं, ठीक है, तो आप दूसरों के काम आ रहे हैं, है ना। अगर आप डॉक्टर हैं तो बहुत सारे लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो आप क्या है? देश के लिए एक संसाधन का काम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आप दूसरों के यूज में आ रहे हो, दूसरों के कुछ काम आ रहे हो। अब मैं टीचर हूँ तो मैं भी क्या हूँ? एक मानवीय संसाधन हूँ। कैसे? क्योंकि मैं आपको कुछ चीजों को बता रही हूँ, आप उन चीजों को सुन रहे हो, है ना, वो चीजें आपके काम आएंगी। जैसे हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके एग्जाम में काम आएगा। तो ये मैं भी क्या हूँ? एक संसाधन हूँ। कोई भी व्यक्ति संसाधन कब होता है? जब वो कुछ काम कर रहा है। अगर वो कुछ काम नहीं कर रहा है तो वो संसाधन नहीं है। ठीक है, अगर कोई बच्चा अनपढ़ है, उसको कोई काम करना नहीं आता, तो वो क्या है? संसाधन नहीं है। देखो, अनपढ़ है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो संसाधन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है और उसको बहुत सारी कौशल आते हैं, जैसे मैकेनिक वाली चीजें आती हैं उसको, या घर बनाना आता है, वो मजदूरी कर सकता है, यानी कि कुछ भी काम कर सकता है। अगर आप पैसे दोगे तो वो कुछ भी काम कर सकता है, तो वो क्या है? एक संसाधन है। अगर व्यक्ति कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो वो संसाधन नहीं है। ठीक है, तो हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ स्किल्स होती हैं, कुछ ना कुछ वो काम करता है, मजदूरी कर रहा है, या फिर वो पढ़ लिख कर कोई बड़ा बिजनेस संभाल रहा है, तो वो सब क्या है? एक संसाधन की कैटेगरी में आता है। वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि संसाधन और संसाधन के इन्होंने प्रकार बताए हैं और इस तरह से इन्होंने डिवाइड करा है। पहला है आपका प्रकृति, यानी कि जितनी चीजें हमें प्रकृति से मिल रही हैं, जो जो संसाधन हमें प्रकृति से मिल रहे हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं।
और दूसरा है आपका मानवीय संसाधन। जिन चीजों को मानव के द्वारा बनाया जा रहा है वो क्या है, मानवीय संसाधन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। अब देखो प्राकृतिक संसाधन को भी दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। नवीकरणीय योग्य संसाधन यानी कि कुछ ऐसे संसाधन है आप जिनको कितना भी यूज करें वो खत्म नहीं होंगे, वो वापस आपको हर बार वैसे ही मिलते रहेंगे चाहे आप जितना भी यूज कर लीजिए, है ना। और इसमें ही है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम देखेंगे नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिनको आप कितना भी यूज कर लीजिए वो खत्म नहीं होंगे, उनको क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। ठीक है, आप देखियो नवीकरणीय संसाधन को भी दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, अजैविक नवीकरणीय संसाधन और जैविक नवीकरणीय संसाधन। अब देखिए अजैविक नवीकरणीय संसाधन या फिर सतत या प्रवाह संसाधन जो होते हैं वो आपके नवीकरणीय संसाधन में आते हैं। ठीक है, अब देखो नवीकरणीय अजैविक नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, यानी कि जिनमें प्राण नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं, अजैविक। प्राण यानी कि सांस नहीं लेते हैं, वो एक तरह से वो जीवित नहीं है, उनको क्या बोलेंगे हम, उनको बोलेंगे अजैविक नवीकरणीय संसाधन। अब देखो अजैविक में कौन से आते हैं, देखिए हवा है, आप कितना भी यूज कर लीजिए हवा कभी खत्म नहीं होगी। जल है, जल आप कितना भी यूज कर लीजिए खत्म नहीं होगा। आपको लगेगा कि ऐसे बोलते हैं कि भाई जो पानी है उसका संरक्षण करो, पानी की कमी हो जाएगी, बाद में पानी कहाँ से मिलेगा। तो देखो पृथ्वी पर जितना पानी था, जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, पानी का क्या है कि देखिए जो बहुत ज्यादा जो पानी है हमारे समुद्रों में है। ठीक है, समुद्र का पानी क्या होता है, भाप बन के सूर्य के प्रकाश से गर्म होता है समुद्र का पानी, और भाप बन के ऊपर उठ जाता है। और वो जो भाप होती है, ठीक है, जो पानी की भाप होती है वो कहाँ बैठ जाती है, वो आपके पहाड़ों के ऊपर बैठ जाती है, उनको ही हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, अब ग्लेशियरों से क्या निकली हुई है, हमारी नदियां निकली हुई है, पहाड़ों से निकली हुई है ना नदियां, तो कुछ पानी पहाड़ों से उतरकर नदियों में आ जाता है। ठीक है, और कुछ पानी क्या होता है, कुछ पानी की आपकी बारिश हो जाती है। अब वो जो नदियों का पानी है वो कहाँ जाता है, वो आपके समुद्र में जाता है। फिर समुद्र का पानी आपका धूप की वजह से गर्म हो जाता है, और यानी कि सूर्य के प्रकाश की वजह से या ऊष्मा की वजह से गर्म हो जाता है, फिर वो भाप बन के उड़ जाता है, फिर आपके उस पर पहाड़ों पर बैठ जाएगा, और कुछ पानी जो है वो वर्षा के रूप में आपको मिल जाता है। तो इसी तरह से ये साइकिल चलती रहती है, पानी जितना है उतना ही रहता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पानी का ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं, हम पानी को दूषित कर रहे हैं, इसलिए पानी की भविष्य में कमी हो जाएगी अगर हम ठीक से यूज नहीं करेंगे। अब जैसे इतनी सारी नदियां हैं, हम क्या करते हैं, हमारे शहरों के जितने भी नाली नाले हैं उन सबका पानी, सीवरों का पानी किस में डाल देते हैं, हम अपनी नदियों में डाल देते हैं, जिसकी वजह से नदियों का पानी दूषित हो गया है। ठीक है, अब हम नदियों का पानी बिना फिल्टर करे उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम ठीक से किसी भी चीज को यूज नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि पानी को अच्छे से यूज करो और उसका संरक्षण करो, ताकि पानी जो है वो खराब ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका स्थल यानी कि भूमि जो है, ये भी एक क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा है सौर। सौर वही सूर्य के प्रकाश को या सूर्य की ऊष्मा को क्या बोलते हैं, सौर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका भूतापीय। भूताप का मतलब है आपकी जो पृथ्वी है वो कैसी है, गर्म है। आपकी पृथ्वी का की जो आंतरिक वो है, आंतरिक जो परतें हैं, कोर है या आपकी मेंटल है, उनका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, तो वो भी एक तरह का हमारे लिए संसाधन के रूप में यूज कर सकते हैं हम उसको। नेक्स्ट है आपका जल विद्युत। अब देखिए जब हमारी पृथ्वी पर जल है ना, तो जल तो कभी खत्म नहीं होगा, मैंने आपको अभी पहले बताया जल कभी खत्म नहीं होगा, तो हम उससे कितनी भी विद्युत यानी बिजली बना सकते हैं, बिजली यानी कि लाइट। ठीक है, तो हम कितनी भी लाइट बना सकते हैं, तो ये भी क्या है, कभी भी खत्म नहीं होगी, तो ये क्या है, नवीकरणीय है। अब देखिए ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है कि जो हम आपके समुद्र है, ठीक है, जो आपके समुद्र है उनमें क्या होता है, जो समुद्र का जल है वो ऊपर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, भाटा, यानी कि समुद्र की जो लहरें आती हैं, एक बार वो लहरें ऊपर की तरफ आती हैं, फिर दोबारा में वो नीचे की तरफ जाती हैं। तो जब ऊपर की तरफ आती है ज्वार, नीचे की तरफ जाती है भाटा। ठीक है, आपने समुद्र के किनारे वाली वीडियो अगर देखी होंगी सीरियल्स में या फिर आपने मूवी में देखी होगी, तो लहरें ऐसे आती हैं फिर ऐसे चली जाती हैं, है ना। बीच की कभी आपने फोटो देखी होगी, समुद्र के बीच की कभी फोटो देखी होगी, तो आती हैं और चली जाती हैं। वो क्या होती है, उसी से ही कुछ ऊर्जा प्राप्त करी जाती है, उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, ज्वारीय ऊर्जा बोलते हैं। और ये भी कैसी है, नवीकरणीय है।
अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, जो जल है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला हुआ है जल में, ठीक है। तो जब जल कभी खत्म नहीं होगा तो हाइड्रोजन भी कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा रहेगा पृथ्वी पर हाइड्रोजन भी। तो ये क्या है, अजैविक है, यानी कि इन सारी चीजों में प्राण नहीं है, लेकिन हम इनको कितना भी यूज करें ये खत्म नहीं होंगी, बशर्ते हमें थोड़ा सा ध्यान से यूज करना पड़ेगा ताकि दूषित ना हो चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जैविक संसाधन, यानी कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनमें प्राण होते हैं, जो सांस लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम जैविक संसाधन बोलते हैं। और ये भी किसका पार्ट है, ये भी नवीकरणीय है। अब देखिए कौन से हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां, यानी कि हमारे जो जंगल है, हमारे जो पहाड़ों पे इतने सारे पेड़ पौधे हैं, उनको कोई लगा के तो नहीं आ रहा, वो अपना आप ही उग रहे हैं, है ना। तो वो भी क्या है, हमारे लिए एक संसाधन है, क्योंकि उनसे हमें बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलती हैं, लकड़ी मिलती है, कुछ लकड़ियों से हमारे हम कॉपी किताब बनती हैं, जो पेज होते हैं वो लकड़ियों से ही तो बनते हैं। देखो कुछ लकड़ियों के हम फर्नीचर बना लेते हैं, हम उन्हें जलाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और कुछ जो पेड़ हैं वो हमें फल फूल भी देते हैं। तो इस तरह से वो क्या है, वो भी हमारे लिए एक संसाधन है, और उनमें क्या है, प्राण है। दूसरा है वन्य जीव, यानी कि वन में जितने भी जीव पाए जा रहे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, शेर है, चीता है, हाथी है, ये सब भी क्या है, ये सब भी हमारे लिए हमारे संसाधन है, ठीक है। और आपका नीचे दिया है समुद्री जीव, समुद्री जीव यानी कि समुद्र में भी बहुत सारे जीव होते हैं, बहुत प्रकार की मछलियां होती हैं, ये भी क्या है, एक संसाधन है। और कैसा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है ना, क्योंकि एक प्रोसेस है ना मछलियों के प्रजनन का, तो मछलियां कभी खत्म होंगी ही नहीं, समुद्र में हमेशा रहेंगी, ठीक है। तो हमने अच्छे से जाना कि नवीकरणीय योग्य जो संसाधन होते हैं वो कौन से होते हैं। अब देखिए इन संसाधनों से अभी आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे इन्हीं चीजों के बारे में कि परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा कौन सी होती है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको समझा देती हूँ ताकि जब आप वहां पढ़ें तो आपको आसानी रहे। तो देखिए ये जो नवीकरणीय योग्य संसाधन हैं जितने भी, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत, यानी कि इन जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं इनसे जो ऊर्जा प्राप्त करी जाती है इनको बोलते हैं हम गैर परंपरागत ऊर्जा। जैसे जो पवन चक्की है, ठीक है, पवन चक्की हमारे यहाँ जो संसाधन है वो कहाँ पर है मेन, एक मिनट यहाँ का मैप पता नहीं कहाँ चला गया, चलो इधर देखते हैं। तो देखो हमारा गुजरात है, ठीक है, हमारा राजस्थान है, ये जो दो प्रदेश मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ, गुजरात और आपका राजस्थान, यहाँ पर क्या है, पवन ऊर्जा बहुत अच्छी है, यानी कि पवनों से कुछ पवन चक्की आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो नेट पे सर्च करके देखना। तो पवन चक्की जो होती है उससे बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, और जो हमारे लिए एक संसाधन का काम करती है, कुछ जगह पर लगाई गई है। अभी हमारे यहाँ इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इतनी मात्रा में उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो जल भी एक संसाधन है। अब देखो जल से हम क्या क्या ले रहे हैं, जल विद्युत, यानी कि जल से हम बिजली बना रहे हैं, और जल से हम क्या कर रहे हैं, ज्वारीय ऊर्जा, यानी कि जो ज्वार भाटा आ रहा है समुद्र में उससे भी बिजली बनती है, ठीक है, ज्वार भाटा से भी क्या बनती है, बिजली बनती है। तो ये जो नवीकरणीय संसाधन है इनसे जो भी हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि उद्योग धंधों में जो इनका प्रयोग हो रहा है, ये किसमें आएंगे, ये आएंगे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट है, देखो ये चैप्टर नंबर 5 में दोबारा आएगा गैर परंपरागत और परंपरागत, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको वहां पर समझने में आसानी हो, क्योंकि आपको तो पूरी एनसीईआरटी पढ़नी ही है 10th क्लास की, जब आपको एग्जाम देना होगा, या फिर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपको पूरी एनसीईआरटी अच्छे से करनी पड़ेगी, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अब देखो अनवीकरणीय जो योग्य संसाधन है, इसमें इनको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। देखो उदाहरण थोड़े बहुत ज्यादा हैं इसमें, आपकी बुक में कम है, ये मैंने अपनी तरफ से थोड़ी सी चीजें इसलिए लिखी हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जब तक मैं ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम्पल नहीं दूंगी जब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका पुनः चक्रीय और अचक्रीय। अब देखिए पुनः चक्रीय में कौन से आते हैं, पुनः चक्रीय यानी कि रिसाइकिल, ठीक है, उनको हम है ये नवीकरणीय अनवीकरणीय, यानी कि एक बार हम इनको यूज कर लेंगे तो ये हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। अब जैसे खनिज है, ठीक है, जमीन में खनिज मिलते हैं, जैसे आपका लोहा है, कोयला है ना, आपका एल्युमिनियम है, ये सब कहाँ से मिलते हैं, हमें जमीन से मिलते हैं। सोना है, चांदी है, तांबा है, ठीक है, ये सब कहाँ से मिलते हैं, हमें जमीन से मिलते हैं। और हम एक बार इनको खोद लेंगे तो इनको बनने में कितने दिन लगते हैं,
हजारों वर्ष लगते हैं। तो ये कैसे है, एक तरह से अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि ये एक बार हमने निकाल लिए तो ये दोबारा नहीं मिलेंगे हमको। ठीक है, पेट्रोल को एक बार आप यूज कर लो, तो आप मान लीजिए आपने 1 लीटर पेट्रोल अपनी बाइक में डलवा लिया, ठीक है, आप घूम आए शहर में कहीं भी जहां भी आपको जाना है, आप घूम आए, शाम तक वो आपका 1 लीटर पेट्रोल खत्म हो गया। अब आप कुछ भी करके उसको रीयूज नहीं कर सकते, खत्म तो मतलब खत्म। ठीक है, उसी तरह से जो खनिज आपने एक बार खोद लिए तो दोबारा वो उस जगह पर वो खनिज नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक बार आपने निकाल लिए ना तो खत्म। तो इस जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि आपने अगर एक बार उनको यूज कर लिया तो वो आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। देखो जिस उसमें क्या क्या आता है, ये आता है जीवाश्म, आपका ईंधन, ईंधन में आपका कोयला भी आता है, और आपकी जो सूखी लकड़ियां होती हैं, ठीक है, जो वन होते हैं वो तो आते हैं नवीकरणीय में आते हैं, जो वन होते हैं वो नवीकरणीय में आते हैं, और जो सूखी लकड़ियां हैं वो किस में आएंगी, अनवीकरणीय में आएंगी। यानी कि सूखी लकड़ियों को एक बार आपने जला दिया तो आप उसका रीयूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो प्राकृतिक तेल है या प्राकृतिक गैस है या कोयला है, एक बार आपने यूज कर लिया, कोयले को आपने एक बार जला लिया तो वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। देखो हमारे यहाँ पर जितने भी उद्योग धंधे हैं उन सब में ज्यादातर जो ऊर्जा के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, कोयला होता है। यानी कि कोयले का इस्तेमाल हमारे यहाँ पर ज्यादा होता है बाकी चीजों के अपेक्षा। जबकि हम किस किस का इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो पवन ऊर्जा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भूतापीय ऊर्जा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, होता है कई जगह, लेकिन कम मात्रा में होता है। ज्यादा मात्रा में क्या यूज करते हैं, हम कोयला यूज करते हैं, है ना। तो इन सारी चीजों पर भी काम चल रहा है। भविष्य में हम अनवीकरणीय संसाधन से ऊर्जा प्राप्त करेंगे और उद्योग धंधों को उससे करेंगे। मतलब उद्योग धंधों में का जो विकास होगा वो इन संसाधनों से होगा। ठीक है, जैसे बिजली बनाई जाती है तो अभी ज्यादातर जो बिजली है हम कोयले से बना रहे हैं, लेकिन हम भविष्य में क्या करेंगे कि ज्यादातर जो बिजली है हम किससे बनाने लगेंगे, पानी से बनाने लगेंगे। उससे हमारी जो कोयला है वो बचेगा और आगे हम कोयले को किसी और चीज में यूज कर सकते हैं। जहां पर पानी की ऊर्जा का यूज नहीं कर सकते वहां पर हम कोयले का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से है। अब देखिए अनवीकरणीय संसाधन मैंने आपको बता दिए क्या होते हैं, जिनका हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं, वो होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अब देखो अनवीकरणीय संसाधन को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है पुनः चक्रीय, यानी कि रिसाइकिल। जैसे धातु है तो वो अनवीकरणीय, यानी कि आपने एक बार खोद के निकाल लिया तो खत्म। लेकिन क्या होता है, हम इनको रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं। जैसे आपका जो कबाड़ी वाला आता है, ठीक है, कबाड़ी वाला आता है, कबाड़ा ले जाता है, कबाड़े में क्या क्या लेके जाता है, लोहा, स्टील, सारी धातु अलग अलग वो लेता है अलग अलग रेट से। फिर वो अपना कहीं और बेचता है, उसको कोई और बड़े कबाड़ी के व्यापारी होते हैं उनको बेचता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, उसको अलग अलग मेटल को अलग अलग करते हैं, यानी कि लोहे को अलग, स्टील को अलग, तावे को अलग, पीतल को अलग, वो अलग अलग करके फिर उनको क्या करते हैं, पिघलाकर फिर उनके वो दोबारा से कोई भी मशीन या कोई बर्तन या कोई भी सामान बना सकते हैं। तो धातु कैसा है, रिसाइकिल, हम उसको यूज कर सकते हैं रिसाइकिल करके। ठीक है, देखो एक बार हमने खोद लिया वहां से तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम रीयूज कर सकते हैं। कबाड़ी वाला जो कबाड़ा ले जाता है वो क्यों ले जाता है कि वो उसको पिघलाकर रीयूज कर लेते हैं, उनका दोबारा से सामान बन के आ जाता है आपका। ठीक है, जैसे पिन्नियां वगैरह बीनते हैं, आपने कई जगह देखा होगा पिन्नियां बीनते रहते हैं, वो क्या करते हैं, प्लास्टिक का रीयूज कर लेते हैं, यानी कि पिन्नियों को इकट्ठा करके ले जाते हैं, उसके बाद उसके ही आपके टब है, बाल्टी है और सारी जो चीजें हैं वो बन जाती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना कि पुनः चक्रीय क्या होता है, यानी कि रिसाइकिल करके उनको हम यूज कर सकते हैं। और कुछ होते हैं अचक्रीय, यानी कि उनको हम रिसाइकिल करके भी यूज नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से आएंगे अचक्रीय में, जीवाश्म आएगा, ठीक है, ईंधन आएगा, प्राकृतिक गैस आएगी आपकी, तेल आएगा, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। अब देखो प्राकृतिक गैस, ये जो सीएनजी होती है ना, जो गाड़ियों में भरी जाती है, ये प्राकृतिक गैस होती है। एक बार आपने 10-15 लीटर भरवा ली, ठीक है, गाड़ी में डलवा ली, आप 2-3 दिन कहीं घूम लिए, खत्म, फिर आप उसको रिसाइकिल करके यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक बार खत्म तो खत्म। तो आप ध्यान रखना कि पुनः चक्रीय में कौन सा आएंगे, यानी कि जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो जितनी भी प्रकार की धातुएं हम सबको रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, और जिसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं वो आते हैं अचक्रीय में। कौन कौन से आते हैं, कोयला है आपका, पेट्रोलियम है, यही है बस। ठीक है, इसके आगे आपको कुछ याद नहीं करना। रिसाइकिल में तो और भी कुछ चीजें जुड़ सकती हैं, बहुत सारी तरह की धातुएं, है ना। अब जैसे सोना है, सोना भी तो आप बेच देते हो बाद में, या फिर कई जो सुनार होते हैं वो उसको तोड़ के आपने
आपकी मम्मी ने अपना कोई नेकलेस दे दिया सुनार को कि भाई ये इसकी जगह हमें क्या बना के दे, एक चैन बना के दे, तो रिसाइकिल करके वो उसको यूज कर सकती है। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ये सीमित है जो रिसाइकिल के यूज, जिनको हम रिसाइकिल करके यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अचक्रिय में कौन से आएंगे, चक्रीय में कौन से आएंगे, आप ध्यान रखना। अब देखिए, जो इनसे जो ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करी जाती है अचक्रीय से, ठीक है, इनसे जो ऊर्जा प्राप्त करी जाती है, जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक तेल है, या फिर प्राकृतिक गैस है, या फिर कोयला है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये आते हैं आपके परंपरागत के अंतर्गत। ठीक है, गैर परंपरागत मैंने आपको उधर समझा दिया। नवीकरणीय में जितने भी संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त करेंगे वो किस में आएगा, आपके आप गैर परंपरागत में आएगा, और इससे जो ऊष्मा प्राप्त करेंगे अनवीकरणीय से, वो किस में आएगा, आपके वो आएगा आपका परंपरागत में। ठीक है, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन क्या है, इसको हमने दो भागों में बांटा है। पहला है संरचनाएं एवं संस्थान, यानी कि मानव ने जो भी संरचना करके बनाया है, क्या बनाया है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवा है, समाज कल्याण की कुछ संस्थाएं हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपके आएंगे संरचना एवं संस्थान के मानवीय संसाधन में। ठीक है, नेक्स्ट है मात्रा एवं गुणवत्ता, यानी कि लोगों के पास जो स्किल्स है वो किस में आएंगी, मात्रा एवं गुणवत्ता में आएंगी। यानी कि कोई आदमी पढ़ लिख कर वकील बन गया है, डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बन गया है, ठीक है, या क्लर्क बन गया है, वो क्या है, वो उसके अंदर स्किल्स है। ठीक है, उसने मेहनत करके अपने आप को एक संसाधन बना लिया है। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा मात्रा एवं गुणवत्ता में। इसमें क्या आते हैं, कौशल। कौशल हम उसको बोलते हैं कोई भी काम करने की कला हम में आ जाए। जैसे डॉक्टर का काम हर कोई नहीं कर सकता, वो उसने क्या है 4-5 साल सीखा है। ठीक है, जो डॉक्टर की जो उसने पढ़ाई करी है वो क्या करा है, वो कौशल उसने सीखा है। उसी तरह से जो साइकिल के पिंचर लगाना है या फिर रिपेयर करना है गाड़ी को, ये भी क्या है, स्किल्स है। ये हर कोई नहीं कर सकता, जो लोग इसको सीखते हैं केवल वही कर सकते हैं। तो ये स्किल्स क्या है, ये भी एक तरह से मानव संसाधन के अंतर्गत आएंगी। दक्षताओं का योग, ठीक है, यानी कि कोई कोई व्यक्ति होते हैं उनके पास कई सारे कौशल होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, वो दक्ष होते हैं उन चीजों में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से नवीकरणीय, अनवीकरणीय और मानवीय संसाधन के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट आपके बुक में कुछ संसाधन दिए हुए हैं। देखो, उत्पत्ति के आधार पर दिया हुआ है आपका संसाधन जैविक और अजैविक। अजैविक में आपको पता चल गया कौन से आएंगे, और जैविक में आपको पता चल गया। ठीक है, देखो एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, आप आंखें बंद कीजिए और आप सोचिए नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं जिनका आप बार बार यूज करें और वो कभी खत्म नहीं होंगे। अब उसमें अगर अजैविक पूछा है, यानी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें प्राण नहीं होते हैं, तो भाई हवा, धूप, इन सब में प्राण नहीं होते हैं, तो ये ऐसे हो गए। जैविक कौन से, जिनमें प्राण होते हैं, तो आपको पता है पेड़ पौधों में प्राण होते हैं, और आपके जो पशु पक्षी हैं, वन्य जीव हैं, उन सब में प्राण होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका समाप्य के आधार पर। ठीक है, समाप्य के आधार पर कौन सा आ जाएगा आपका, उत्पत्ति के आधार पर होगा जैविक अजैविक, समाप्य के आधार पर होगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय। यानी कि कुछ जो चीजें समाप्त हो जाएंगी एक बार यूज करने के बाद, नवीकरणीय, कुछ जो चीजें यूज करने के बाद समाप्त नहीं होंगी, नवीकरणीय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वामित्व, ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है इसमें। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर, यानी कि स्वामित्व का मतलब है कि कुछ चीजों का स्वामित्व होता है निजी, कुछ का होता है सार्वजनिक, कुछ का होता है सामुदायिक। ठीक है, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि जो निजी स्वामित्व का मतलब होता है, निजी स्वामित्व के जो संसाधन होते हैं वो होते हैं जो आपका घर है, मकान है, आपका फ्रिज है, कूलर है, वो कैसे हैं, आपके निजी संसाधन है। ठीक है, उनको आपको किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके जो पार्क है, ठीक है, वो कैसे हैं, सामुदायिक संसाधन है, यानी कि किसी एक एरिया का पार्क है उसको केवल वही लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मेला का स्थल है, या फिर मंदिर है, ये क्या है, एक समुदाय के होते हैं। ठीक है, सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसमें ही आपके आते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन में कौन सी चीजें आती हैं, जो पूरे देश की हैं। पूरे देश का क्या क्या संसाधन है, अब जैसे संविधान को भी हम एक संसाधन के रूप में यूज करते हैं, तो ये पूरे देश का है। अब हमारे देश में जितने भी खनिज हैं वो क्या है, पूरे देश के संसाधन है। लोहा है तो ऐसा नहीं है कुछ कुछ ही लोगों का संसाधन है, सबका संसाधन है। भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सबके लिए ही संसाधन है। ठीक है, सब उसका यूज कर सकते हैं, है ना।
जितने अब देखो जितने भी नदियों से पानी आ रहा है ये कैसा है, ये सबके लिए संसाधन है। जल संसाधन कैसा है, सबका संसाधन है। टेक्नोलॉजी सबके लिए संसाधन है। तो कुछ जो संसाधन होते हैं वो देश के होते हैं, यानी कि जो सब लोगों के लिए, पूरे देश के लिए है, पूरे देश के लोगों के लिए है, वो कैसे होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, निजी संसाधन उस व्यक्ति के अपने होते हैं, घर मकान जमीन जायदाद, फ्रिज कूलर टीवी एसी, उसकी गाड़ी। ठीक है, ये क्या है, ये उसके निजी संसाधन है। ठीक है, और सामुदायिक कौन से होते हैं, पार्क होते हैं, स्कूल होते हैं, और आपके पूजा स्थल होते हैं, ये सब कैसे होते हैं, सामुदायिक संसाधन के रूप में होते हैं। और देखिए जो आपके सरकारी हॉस्पिटल हैं वो कैसे हैं, देश के संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन है, सबके लिए है ना। वो स्कूल कैसे हैं, राष्ट्रीय संसाधन है, वो सबके लिए है। ठीक है, सब जा सकते हैं उसमें। अभी इतने बड़े बड़े जो मंदिर हैं, छोटे मंदिर, कुछ छोटे मंदिर होते हैं वो समुदाय के होते हैं, यानी कि गली मोहल्ले में जो मंदिर होते हैं तो वो उसी गली मोहल्ले के लोग यूज करते हैं। लेकिन बहुत बड़े बड़े मंदिर जो होते हैं, जैसे राम मंदिर है, ठीक है, जगन्नाथपुरी का मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर है, द्वारिका का मंदिर है, ये कैसे हैं, ये पूरे देश के संसाधन है, यानी कि सब यहाँ पर जाकर दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो देश के संसाधन आपको पता चल गया, जो चीजें पूरे देश के लिए है वो देश के संसाधन। समुदाय यानी कि कुछ व्यक्ति उसका यूज कर सकते हैं, समुदाय के संसाधन। निजी संसाधन वो व्यक्ति खुद यूज करता है, वो हो गया निजी संसाधन। अब नेक्स्ट है आपका विकास के स्तर पर। अब देखो विकास के स्तर पर कैसे होते हैं, देखो आपकी बुक में लिखा है, एक मिनट पहले तो ये करेक्ट कर लीजिए आप, स्वामित्व, ये थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया है। हाँ, स्वामित्व के आधार पर मैंने आपको बता दिया, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भी कुछ संसाधन होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो सबके लिए होती हैं, वो क्या होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, अब देखिए कुछ विकास के आधार पर संसाधन होते हैं। विकास के आधार पर कौन से होते हैं, संभाव्य संसाधन। अब जैसा पवन ऊर्जा है, ठीक है, यानी कि पवन चक्की का प्रयोग हम कर सकते हैं बहुत सारे परिदृश्यों में, लेकिन अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, संभाव्य संसाधन, यानी कि संभावना है। ठीक है, अब जैसे हाइड्रोजन है, ये कैसा है, संभाव्य संसाधन, यानी कि संभावना है कि फ्यूचर में जो बाइक है, जो आपकी गाड़ियां हैं, ये हाइड्रोजन वाले ईंधन से चलें, संभावना है। लेकिन अभी हमने उनका विकास नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो ये किस में आएंगे, संभाव्य संसाधन में आएंगे। ठीक है, विकसित भंडार, विकसित भंडार यानी कि जैसे छोटा नागपुर का जो पठार है, जो झारखंड में है, झारखंड कहाँ है आपका, इधर की तरफ है झारखंड, तो जो झारखंड में है वो कैसा है, विकसित संसाधन है, यानी कि हमें पता है कि यहाँ पर इतने सारे कोयले के भंडार हैं, इतने सारे यहाँ पर लोहे के भंडार हैं, इतने सारे यहाँ पर बॉक्साइट के भंडार हैं। आगे हम ये सारी चीजें खनिजों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। ठीक है, बहुत डिटेल में जाएगा चैप्टर आगे, तो ये आधार है, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, अच्छे से, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन चीजें अगर आपके जहन में बैठ जाएंगी, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, तो आपको पूरी बुक पढ़ने में आसानी रहेगी। ये अकेला चैप्टर आपके 2 से 3 चैप्टर को सीधे सीधे प्रभावित करता है। अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे वाले 2-3 चैप्टर आपको नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। संचित कोष यानी कि कुछ संसाधन ऐसे हैं जो भंडार उनके हैं लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए ये हमने पूरा बोर्ड अच्छे से क्लियर कर लिया। आगे हम कौन सा टॉपिक देखेंगे, आगे हम देखेंगे संसाधनों का विकास। ठीक है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट में कराऊंगी। आगे हम देखेंगे संसाधनों का विकास, और उसके बाद हम जो देखेंगे भू संसाधन से। ठीक है, वो हम पार्ट 3 में देखेंगे। देखो मैं डिटेल में इसलिए करा रही हूँ कि आपके भी टीचर जब 10th क्लास के स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं, आपके जो क्लास के जो टीचर होते हैं, जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं, वो भी कम से कम एक चैप्टर में 2 से 3 दिन का वक्त लेते हैं। ठीक है, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सको। इसी उद्देश्य से मैं भी जल्दी जल्दी नहीं करा रही हूँ, किताब नहीं पढ़ रही हूँ, आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी सारी चीजों को। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, और हम भी क्या करेंगे, 3 पार्टों में इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए 3 पार्टों में क्लियर करूंगी। आगे के जितने भी चैप्टर है मैं कोशिश करूंगी कि मैं 2 पार्ट में उनको क्लियर करके आपको दे सकूं। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। उसके बाद जब ये तीनों पार्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू की वीडियोस दूंगी, वो भी मैं 3 पार्टों में दूंगी, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है तो इसके एमसीक्यू भी बहुत सारी बनेंगे। ठीक है, तो मैं इसके जब एमसीक्यू बनाऊंगी तो पूरा ध्यान रखूंगी कि एक एक चीज आपकी डिटेल में हो जाए। और आपके जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें काफी सारी मात्रा में, इस साल थोड़ा सा और बढ़ गया है रेशो, पहले 10-15 नंबर के आते थे जो एमसीक्यू है, इस बार थोड़ा और बढ़ गया है क्राइटेरिया, तो आपके एमसीक्यू हैं वो भी ज्यादा आने वाले हैं। तो आपको एमसीक्यू वाली वीडियो जरूर देखनी है, ताकि आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें।
तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और जो भी फ्रेंड आपके 10th क्लास, 9th क्लास या 6th, 7th, 8th क्लास को पढ़ने के इच्छुक है, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक बात ध्यान रखना, बार बार सब्सक्राइब का बटन प्रेस नहीं करना है। जिस दिन आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, केवल उस दिन सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है, ठीक है। आप डेली मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आपको डेली उसको सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार करना होता है। कई बार मैंने देखा है कई लोग बार बार प्रेस करते हैं तो वो जो चैनल होता है वो अनसब्सक्राइब हो जाता है, और फिर वो मेरे से वीडियो की कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि मैडम हमारा जो चैनल है वो हमारे फोन में नहीं दिख रहा है आपका चैनल, हम क्या करें, ठीक है। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ कि आप जब भी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, आज जैसे आपने पहला चैप्टर देखा, पहली बार देखा, तो आपने सब्सक्राइब बटन दबा दिया है, या फिर आप मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, यानी कि 6th, 7th, 8th में या कभी भी आपने जब भी मेरी वीडियो देखी होगी तब आपने सब्सक्राइब का बटन दबा दिया होगा, तो आपको आज दबाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि जब भी आप पहली बार देखेंगे किसी भी चैनल की वीडियो को, केवल तब ही उसको सब्सक्राइब करने की जरूरत होती है, बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप एक चीज ध्यान रखना कि आपको ये सारे इसके पार्ट देखने हैं या इसके बारे में कुछ भी जानकारी लेनी है, तो उसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है, ठीक है, मतलब 10th क्लास के जितने भी एसएसटी के सब्जेक्ट है उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से क्लिक कर देख सकते हैं, एमसीक्यू वाला भी और थ्योरी वाला भी, ठीक है। दोनों की प्लेलिस्ट का लिंक कहाँ मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जब आप वीडियो देख रहे हैं उस पर आपके चैनल का नाम लिखा है, चैनल के नाम के नीचे एक छोटा सा मोल लिखा हुआ है, आप अगर उस मोल पर क्लिक करेंगे तो जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वो ओपन हो जाएगा, तो और आपको दोनों प्लेलिस्ट दिखेंगी, वो वाली भी दिखेगी, एमसीक्यू वाली भी दिखेगी, और आपको थ्योरी वाली भी दिखेगी, ठीक है। थ्योरी वाली प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। अभी मैं धीरे धीरे करके पढ़ा रही हूँ, पहले मैं ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, फिर आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, और फिर मैं आपको पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी। अगर आप इस वीडियो को कुछ दिन बाद में देख रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं कि मैंने अब तक कितने चैप्टर करा दिए हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2, ठीक है, चैप्टर 1 का पार्ट 2 में मिलते हैं।